क्योंकि टिकट नहीं रहेगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमको कहाँ जाना था। समझ में आया? तो ये सब चीज बातों को उनको माइंड में नहीं रहता था हमको। तब भी दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक कहलाए, सबसे बहुत प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक। आज हम लोग का टॉपिक जो बच गए थे वैज्ञानिक, उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। भौतिकी के कुछ अग्रणी वैज्ञानिक जिन्होंने भौतिकी में बहुत ही बड़ा योगदान दिया, और जितने सारे वैज्ञानिक यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सभी नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। ठीक है, तो बताते हैं मैक्सवेल साहब के बारे में बताते हैं। वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। स्कॉटलैंड एक देश है, जितना यहाँ पे लिखा हुआ सभी देश है, यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम है, और इसने भौतिकी में क्या कारनामा करके दिखाया इस दुनिया को, उसके बारे में इधर हम लोग को राइट साइड में लिखा हुआ है। तो मैक्सवेल साहब स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, और प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत उन्हें दिया था। देखिए विद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या है, जैसे कि आप लोग हम अभी आपको बताए थे कि प्रकाश क्या है, कण से मिलकर के बना होता है, और उस कण का जो होता है, कण का जो गुच्छा होता है उसको बोलते हैं फोटोन। उसको बोलते हैं फोटोन बोला जाता है। और वही फोटोन जब त्वरित होता है, त्वरित मतलब उसके स्पीड में होता है, आगे पीछे होता है, तो जब फोटोन त्वरित होता है तो वो प्रकाश का निर्माण होता है, और चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत बोलते हैं। तो प्रकाश क्या है, हाइगन्स ने पिछले दिन देखे थे कि प्रकाश क्या है, तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। पिछले दिन वीडियो में बताए थे कि हाइगन्स ने बताया था क्या, कि प्रकाश जो एक तरंग है, और कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। क्यों? क्योंकि जो इसके माध्यम के कण होते हैं प्रकाश की चाल के लंबवत गति करते हैं, ऊपर नीचे लंबवत गति करते हैं, इसलिए प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो तरंग सिद्धांत के चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार जो फोटोन है वो त्वरित होते हैं, जिसके कारण प्रकाश का उत्सर्जन होता है, निर्माण होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। अभी इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा जरूरी है कि आपको यहाँ ध्यान में होना चाहिए कि प्रकाश जो होते हैं कणों से मिलकर के बने होते हैं, और उस कणों के समूह को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को अनुभव होता है नहीं ना, बहुत छोटे छोटे कण होंगे उससे बने होंगे। जैसे हम लोग अभी कण से मारेंगे किसी को तो चोट लगता है, अगर चोट लगता तो हम लोग का क्या हाल होता, हम लोग तो फिर आदमी नहीं, हम लोग बन जाते चपाती। चपाती में समझ रहे हो जी, रोटी मार मार के। इसके बाद एम्पियर। एम्पियर के नाम आप लोग सुने होंगे, जो करंट का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है जिसे ए से डिनोट करते हैं, 10th क्लास में पढ़े हो ना। और इसने विद्युत धारा के बारे में बताया कि आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आप लोग 10th क्लास में बहुत अच्छे तरह से पढ़े होंगे कि आवेश के प्रवाह के दर को धार लिखे, आप लोग भी नहीं सीधा करते हो जी। तो आवेश के प्रवाह Q/T बराबर क्या होता था, I होता है। आवेश के प्रवाह के दर को क्या बोलते थे, विद्युत धारा बोलते हैं, और इसका ऐसा मात्रक होता है एम्पियर, जिसे ए से हम लोग डिनोट करते थे, है ना। अच्छा बताइए, आमीटर और एम्पियर में क्या अंतर था? आमीटर वोल्टेज। वाह, क्या खा के आते हो जी? एम्पियर से विद्युत धारा और आमीटर से कस के बोलिए जल्दी, ये पता नहीं। वोल्ट मीटर से विभव मापा जाता है, और एम्पियर से विद्युत धारा। ठीक है, एम्पियर, और देखिए एक मशीन होता है, जो मशीन से विद्युत धारा को मापा जाता है उसको बोलते हैं आमीटर या फिर एमीटर। वोल्टेज का ऐसा वोल्टेज तो क्या जी, क्या बोल, समझ में आ गया ना बात, कि विद्युत धारा कैसा मात्रा क्या होगा, एम्पियर होगा, और ये जो मशीन था विद्युत धारा को मापने वाला उसको बोलते थे एमीटर या फिर आमीटर। ठीक है, आमीटर भी कहीं कहीं पे लिखा रहता था, कभी कभी एमीटर भी लिखा रहता था, दोनों बात एक ही है। तो यह भी हो गया। और चुंबकत्व की बात करना है। चुंबकत्व क्या होता है कि जब किसी पदार्थ आपस में नजदीक में आते हैं तो उसके अंदर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करते हैं, जिसको बोलते हैं चुंबकत्व कहते हैं। जब कोई दो पदार्थ हैं और दो पदार्थ के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल एक दूसरे पर महसूस होगा, तब उस केस में हम लोग बोलते हैं चुंबकत्व।
ठीक है। हम लोग जो लड़का लड़की आकर्षण प्रतिकर्षण वो वाला बात नहीं है, यहाँ पे कोई दो वस्तु की बात कर रहा है, तो उसको बोलते हैं चुंबकत्व कहा जाता है। और इस चुंबकत्व को जो दर्शाता है, चुंबकत्व जिसमें गुण रहता है, उसको कहते हैं हम लोग चुंबक। समझ में आया? तो चुंबक में क्या होता है? चुंबकत्व होता है। दो पदार्थ को क्या करता है? या तो आकर्षण करता है या फिर प्रतिकर्षण करता है। और इस घटना को, आकर्षण या प्रतिकर्षण की घटना को बोलते हैं चुंबकत्व। और जो गुण आकर्षण या प्रतिकर्षण दिखाता है, अर्थात चुंबकत्व जो दिखाता है, उसको कहते हैं हम लोग उस पदार्थ को चुंबक। समझ में आया? तो एम्पियर साहब ने विद्युत धारा के बारे में बताया था कि आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है, और इन्हीं के नाम पर एम्पियर, इसका संकेत ए रखा गया। ठीक है। और इसने चुंबकत्व के बारे में भी जानकारी हमें दी थी। ठीक है। नेक्स्ट है मिल्कन। मिल्कन अमेरिका के रहने वाला था और आवेश का क्वांटीकरण बताया, इलेक्ट्रॉनिक आवेश ज्ञात करना। ठीक है। तो आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या हुआ कि बहुत छोटे से हम लोग यूनिट में जाते हैं। तो उसके बारे में देखिए, हम लोग जब क्या पढ़े थे, हम लोग भौतिकी में पढ़े थे, एगो स्थूल था और एगो क्या था, ये स्थूल यांत्रिकी और नहीं, स्थूल यांत्रिकी और क्वांटम यांत्रिकी, स्थूल यांत्रिकी या फिर क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत बहुत छोटे छोटे चीजों के बारे में हम लोग को स्टडी करना होता है, जैसे कि परमाणु, ये सब हो गया, है ना। तो क्वांटीकरण के अंतर्गत हमको बहुत छोटे छोटे हमको कणों के बारे में अध्ययन करना होता है, जिसे हम अपनी आंखों से आसानी से देख नहीं सकते हैं। उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। और हम लोग जैसा जानते हैं कि आवेश को तोड़ा नहीं जा सकता है, आवेश के अंदर चीर फाड़ के अंदर करके घुस करके हम लोग देख नहीं सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या, मतलब कि आवेश जो होता है वो इनडिविजिबल होता है, उसको हम लोग तोड़ करके दुगो नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग को बताया गया था कि पहले जब परमाणु का खोज नहीं हुआ था, तो उस केस में सभी लोग जानते थे कि दुनिया में सबसे जो छोटा कण है वो अणु है, सबसे छोटा कण अणु है। लेकिन उसको भी तोड़ फोड़ के चीर फाड़ करके उसके अंदर घुस गया आदमी, छोटा कर दिया। तो फिर बोला ना ना, अणु नहीं है, परमाणु है। सबसे छोटा कण कौन सा है? परमाणु है। ओकरो से नहीं माना। अब बोला कि आओ चीर फाड़ करेंगे इसको, और तोड़ ताड़ चीर फाड़ किया। तो उसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन खोज किया, प्रोटॉन खोज किया, न्यूट्रॉन खोज किया, अल्फा किरण, बीटा किरण, बहुत सारा गामा रे, ये सब निकाल करके दिखाया कि बहुत सारे उसके अंदर आउट है। समझ में आया? तो जैसे जैसे हमारा साइंस डेवलप करते गया, तो उसके बाद हम लोग बहुत डीप में, गहराई में जाते गए। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है कि आवेश को हम कभी भी तोड़ करके उसको अलग नहीं कर सकते। चार्ज को हम लोग तोड़ करके अलग नहीं कर सकते हैं, और इसी सिद्धांत को हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। ठीक है। इसी सिद्धांत को हम लोग क्वांटीकरण कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक आवेश ज्ञात करना मतलब, इसको ब्रैकेट में लिखा था, इसको ब्रैकेट में लिखा था, मतलब ये बात कहिए चाहे ये बात कहिए, बात दोनों एक ही है। ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए बीरू सर पे आप लोग लेख लिखना चाहोगे, तो सर लिख के और यहाँ पे लिख सकते हो बीरू, मतलब हम भी सारे हैं, बीरू भी सर है, अब ये दोनों एक आदमी है, ठीक है ना हुआ जी। मेरा नाम बीरू है और आप लोग सर कहते हो, तो सर लिख करके कौन सर? बीरू सर, मतलब दोनों बात एक ही है। समझना है बात? तो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ था, मतलब ये दोनों क्या है? सेम है। थॉमसन की बात करते हैं। जे थॉमसन के आप लोग नाम सुने होंगे, 9th क्लास में पढ़ना था, इसने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था ना। तो थॉमसन ने क्या था, पहले इंग्लैंड के रहने वाला ही जान लीजिए, और परमाणु का नाभिक मॉडल दिया, परमाणु का नाभिक मॉडल दिया, तथा तत्वों का इलेक्ट्रॉन तथा धन किरणों का निर्धारण करना सिखाया। ठीक है। अच्छा, धन किरणों के निर्धारण में ही था क्या E/m, इसको छोड़ कर दिए। ठीक है। परमाणु के नाभिक मॉडल है, सही है ना? परमाणु मॉडल दिया। अच्छा चलो, तो ये थॉमसन था, उन्होंने बताया कि जो परमाणु होते हैं तरबूजा के आकार के होते हैं, गोल। समझे? परमाणु क्या होते हैं? गोलाकार होते हैं, और जितना उसमें प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार जो परमाणु होते हैं उदासीन होते हैं।
ठीक है, सबसे पहले किसने बताया? थॉमसन ने बताया। और यही व्यक्ति जो था थॉमसन ही था जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया तथा धन करण माने प्लस चार्ज को, धन किरण को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए एक फार्मूला दिया E/m। उसके लिए फार्मूला दिया E/m। तो समझ में आ गया कि नाभिक, थॉमसन जो था परमाणु का नाभिक मॉडल दिया। उन्होंने बताया कि जो परमाणु होते हैं वो तरबूज के आकार के गोल होते हैं और उसमें जितना प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन, तो नाभिक क्या हो गए? उदासीन हो गए, क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज आता है। तो माइनस प्लस बराबर जब है तो दोनों मिलकर के क्या हो गया? उदासीन हो गया। समझ में आया बात? और धन किरण को निर्धारण करने के लिए एक फार्मूला दिया। उसके लिए फार्मूला क्या दिया? E/m। धन किरण नहीं था जी, धन कण था। क्या? तो आप लोग देखते नहीं हो? धन कणों का निर्धारण E/m। ठीक है, इसके बाद फिर आया कौन? रदरफोर्ड ने आया। रदरफोर्ड, उन्होंने 4 डाला। रदरफोर्ड ने क्या किया? 4 डाला। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन आप लोग पढ़े थे 9th क्लास में। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, उन्होंने उसी में उन्होंने रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के नाभिक की खोज की। उसी समय परमाणु के नाभिक की खोज की किसने? रदरफोर्ड ने की। जैसे कि हम लोग अल्फा कण प्रकीर्णन में हम लोग आपको बताए होंगे, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तक देखिए, उन्होंने रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन में क्या बताया था? एक किसका प्लेट लिया था? पतला दाम सोना का प्लेट लिया था ना, और उसमें से एक कण को एक रास्ता से, सोना का प्लेट पर कण के रास्ता से, एक कण को इस पे क्या किया था? टकराया था। कौन कण था? अल्फा कण। यहाँ पे कौन सा कण था? अल्फा कण। और अल्फा कण पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। तो जब ये एक सोने का बहुत पतला प्लेट लिया था रदरफोर्ड और उस पे अल्फा कण से जब इसमें मारा था तो क्या देखा था कि जो ये प्लेट था इसके बहुत छोटा दाम पतला लिया था। समझिए कि एक उसका एक परमाणु लिया था। किसका? सोने का, है ना, क्योंकि सोना भी तो परमाणु से मिलकर बना है ना। तो उसने देखा था कि कुछ ऐसे अल्फा कण थे जो छितर के इन्हें चले जाते हैं, कुछ छितर के इन्हें चले जाते हैं, कुछ सीधे सीधे पार हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं क्या होते हैं? टकरा करके इसी रास्ता पर फिर लौट जाते हैं। समझ में आया? तो जब लौट जाते हैं तो उन्होंने सोचा कि कोई अगर ठोस बीच में होगा, कोई बीच में ठोस पदार्थ होगा जिससे टकरा करके अल्फा कण लौट जा रहा है इसी इधर ही, है ना। तो उससे उन्होंने पता किया कि नाभिक में कोई ठोस चीज है, जिसको बोला उसको जिसका बारे में हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था कि बीच में कुछ ऐसा कुछ है जिससे अल्फा कण गया इस पे और टकरा कर किसी में लौट गया। अल्फा कण इधर तिरछे क्यों चला जाता था? क्योंकि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं और ये अल्फा कण प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है? एक दूसरे से सटने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जब चला गया था तो इधर किनारे क्या था? माइनस था, इलेक्ट्रॉन वाला था। और कुछ 90% जो कण थे सीधे सीधे पार हो गए थे। इसका मतलब निष्कर्ष निकाला था रदरफोर्ड ने कि 90% जो हिस्सा होता है परमाणु का वो क्या होते हैं? खोखला होता है। 90% हिस्सा क्या होता है? खोखला होता है, तभी तो सीधे सीधे पार हो गया, है कि नहीं। अब आंख मुंह में हम ढेला मार रहे हैं, जैसे तेन ढेला मार रहे हैं, कहीं खिड़की रहेगा में पार हो जाएगा, हम नहीं अंदाज लगाएंगे कि ढेला हमारे ई घर में से वो पट्टी चल गया, मतलब कि चाहे तो खिड़की होगा, चाहे तो दिरखी होगा, चाहे तो गेट होगा, तभी तो शायद पार हुआ, है कि नहीं। तो उसने भी, रदरफोर्ड ने भी 4 डाला। क्या 4 डाला? इसके नाभिक को। तो रदरफोर्ड ने भी अनुमान लगाया कि जब बहुत सारे जो अल्फा कण है सीधे सीधे जब पार हो जा रहे हैं तो बीच में खाली खोखला जगह होगा तभी पार हो गया, और किनारे इलेक्ट्रॉन थे। तो क्या हुआ? सोचा कि इधर कोई माइनस चार्ज होगा तभी इसको सटाने की कोशिश कर रहा है, अपने मार्ग से भटका रहा है कि नहीं। और इसके बाद
कुछ कण थे, 1% जो अल्फा कण थे वो सीधे नाभिक से जाकर के टकरा कर उसी रास्ता में फिर लौट जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि नाभिक में जो होगा कुछ ऐसा ठोस पदार्थ है जिससे टकरा करके लौट जा रहा है। अब गेंदा हम दीवार पर मारेंगे तो हमारे पास लौट के आएगा ना, क्योंकि सामने कुछ ठोस पदार्थ मतलब कि दीवार है, और दीवार नहीं रहेगा, खिड़की रहेगा, तो क्या होगा, पार हो जाएगा गेंदा, पार होगा कि नहीं होगा। उसी के अनुसार रदरफोर्ड ने न्यूजीलैंड रहने वाला था, और नाभिक परमाणु के नाभिक की खोज किया था किसने, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, और आगे देख लेते हैं नील बोर। अच्छा, बोर का हम लोग बोरबरी के नाम सुना है, बताए थे, तो वही नील बोर है ये। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन ना लिखते थे हम लोग 1s2 2s2 3, ऐसे नहीं लिखते थे हम लोग, याद आ रहा है। देखो, जो परमाणु होते हैं किसी चीज का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसके लिए हम कक्षक लिखते हैं, 2 8 18 32 ऐसे लिखते हैं ना। जैसे सोडियम है, आपको पता है जी, अच्छा तनी मुझे पता है, वाह सुपर, ऐसा लड़का रहना चाहिए क्लास में। देखिए, अगर सोडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 8 1 लिखते हैं। तो ये तो कक्षा वाला लिखे ना, इसका उप कक्षा होता है। ठीक है, कक्षा के अंदर क्या होगा, उप कक्षा होगा, और उप कक्षा को लिखने के लिए किसने सिखाया था, नील्स बोर ने सिखाया था। समझ में आया, उप कक्षा को किसने सिखाया था, नील बोर ने सिखाया था। इसके लिए हम ऐसे लिखते थे 1s 2s 2p 3s 3p 3d ऐसे करके, याद आ रहा है। तो ये क्या है, spdf जो होता है वो उप कक्षा होता है किसी परमाणु का। परमाणु में जो कक्षा का क्या होता है, वो उप कक्षा होता है। तो ये वाला याद आया ना, तो यही तो नील बोर था, यही वाला तो दिया था ना। तो पहले उसने दिया था हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल दिया था कि हाइड्रोजन के अंदर परमाणु कैसे रहता है, उसके बारे में बताया था नील्स बोर ने सबसे पहले। तो हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल दिया, और तत्वों का इलेक्ट्रॉन, तत्वों के इस तरह इलेक्ट्रॉन के रूप में हमें लिखना सिखाया था, तथा धन किरण का निर्धारण करना सिखाया था किसने, नील्स बोर ने। समझ में आ गया बात। अब इसको मिटा देते हैं। अब उसने थॉमसन ने धन किरण के निर्धारण के लिए क्या दिया, E/m फॉर्मूला वो दिया, समझे। यहाँ पर चलो आगे नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, प्लांक की बात कर लेते हैं। प्लांक जो था जर्मनी का था, पर प्लांक जर्मनी के था। अभी तक इंडिया के बारे में नहीं पढ़े, नहीं, लास्ट में तनी मनी है। तो विकिरण का क्वांटम सिद्धांत दिया उन्होंने, क्या दिया, विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। इसमें इन्होंने बताया कि प्लांक ने विकिरण का जो क्वांटम सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने बताया कि अलग अलग प्रकार के जो परमाणु होते हैं अलग अलग ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं और अलग अलग ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। इसमें विकिरण का क्वांटम सिद्धांत में इन्होंने यही दिया कि जितने भी परमाणु या अणु होते हैं उसको ऊर्जा को उत्सर्जित करने या फिर ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता अलग अलग होते हैं। समझ में आया, अलग अलग परमाणु या अणु को ऊर्जा को उत्सर्जित करना मतलब ऊर्जा का निर्माण करना, उत्सर्जित करना मतलब क्या, ऊर्जा का निर्माण करना, या फिर ऊर्जा का अवशोषित करना मतलब अपने अंदर ले लेना। अलग अलग ऊर्जा, अलग अलग उनके क्या होते हैं, शक्ति होते हैं, अलग अलग शक्ति होते हैं, अलग अलग क्षमता होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल बात कर लिया जाए, कोई छोटा सा अणु है, मान लीजिए कि चाहे परमाणु, मान लीजिए सोडियम की बात कर लेते हैं या फिर मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। अगर ये दोनों के परमाणु की बात कर लिया जाए तो इसका ऊर्जा को उत्सर्जित करने का क्षमता अलग है या फिर ऊर्जा को अवशोषित करने का क्षमता अलग है। अवशोषित मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं कि जब हम लोग गद्दी देखे हैं ना, गद्दी का जब भी बात करते हैं तो हम लोग राखी याद आ जाता है, वो बड़का वाला राखी। बचपन में आप कितनों महंगा भाई को, छोटा वाला भाई को राखी बांध दो, वो नहीं खुश होगा जब तक उसको बड़का गद्दी वाला नहीं बांधिएगा तब तक खुश नहीं होता है, समझे। तो हम लोग को भी बड़का गद्दी वाला चाहिए था कि क्या, ताकि सिलेट मिटारेंगे, फिर राखी टूट जाएगा तो उसमें से निकाल के गद्दी और पानी में भिगा के सिलेट मिटारेंगे।
तो साल भर का इंतजार वही होता था, बड़का गद्दी वाला। ठीक है, तो वो जो गद्दी होता है वो क्या करता है, पानी में अगर थोड़ा सा टच करोगे तो पानी को सोख लेता है, यानी पानी को अवशोषित कर लेता है। समझ में आया? अवशोषण मैंने समझ में आया ना बात, कि पानी को सोख लेना ही क्या कहलाएगा, अवशोषण, पानी का अवशोषण। उसी तरह बहुत सारे परमाणु जो होते हैं वो ऊर्जा का अवशोषित भी करते हैं, अपने अंदर भी लेते हैं। समझ में आया? अच्छा एक मिनट आओ एग्जांपल बताते हैं। जब हम लोग खाना बनाते हैं तो जैसे ही हम पानी को गर्म करते हैं तो तुरंत उबलने लगता है? नहीं, पहले पतीला धिकेगा। पतीला समझ रहे हो जी? डेक्ची हो नहीं, हड़िया। हड़िया तो समझ में आ ही रहा होगा। पहले हड़िया गर्म होगा, समझ में आया? अब हड़िया जो होता है कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा, मतलब गर्म होके, तब किसको देगा? आप कहेगा कि हमारा पेट भर गया, आप नहीं ऊर्जा लेंगे, तब पानी को ऊर्जा देगा। तो पहले नीचे वाला पेंदी वाला पानी गर्म होगा, जब नीचे पेंदी वाला पानी गर्म होगा तो बुलबुला उठ करके फिर ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर वाला ठंडा पानी नीचे आएगा, फिर बुलबुला बन के गर्म होकर ऊपर चले, ऐसे करते करते पूरा पानी भी गर्म होता है। ठीक है, तो अवशोषित करना मैंने समझ में आ गया कि अपने अंदर समाहित कर लेना, और या फिर उत्सर्जित करना माने कि उस चीज को छोड़ना। ठीक है, उस चीज को छोड़ना। तो अलग अलग अणु या परमाणु जो होते हैं अलग अलग ऊर्जा को अवशोषित करने या उसको छोड़ने की क्षमता रखते हैं। उसमें इन्होंने बताया, प्लांक ने बताया विकिरण का क्वांटम सिद्धांत में। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। चलिए नया देखते हैं टॉपिक। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो जर्मनी का रहने वाला था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा अपेक्षिता का सिद्धांत और तथा द्रव तथा ऊर्जा का तुल्यता बताया। तो द्रव तथा ऊर्जा का तुल्यता तो आप लोग हम बता चुके हैं, है ना? E बराबर mc², ये तो बता चुके हैं, है ना? द्रव तथा ऊर्जा का तुल्यता। इसने इसी में बताया था क्या कि मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। एनर्जी को किसमें बदला जा सकता है? मास को। अगर मास बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि पहले हम देखते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, अपेक्षिता का सिद्धांत, ये दोनों हम लोग को देखना है। उससे पहले थोड़ा सा हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, इनका IQ लेवल बहुत ज्यादा था। IQ लेवल होता है जो दिमाग की सोचने की शक्ति होती है ना, उसको बोलते हैं IQ लेवल। और जितने आदमी पढ़ाई करता है, डिग्री लेने से IQ की लेवल नहीं बढ़ता है, पढ़ाई करने से IQ लेवल बढ़ता है। कोई डिग्री बहुत सारा ले लिया है तो उसका IQ लेवल नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि IQ लेवल उसको बड़ा होगा। बहुत तरीके हैं डिग्री लेने का, लेकिन सच में जो दिमाग को कसरत करवाता है उसका IQ लेवल बढ़ जाता है, उसको सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, कोई चीज काम बहुत तेजी से करेगा, बड़ा बड़ा लंबा लंबा कैलकुलेशन भी जल्दी जल्दी अपने दिमाग में कर लेगा। हम लोग जितना में पेन कॉपी निकालेंगे, लिखेंगे चुपे चुपे, और तब तक क्या होगा, वहां कैलकुलेशन कर लेगा माइंडे में। होता है कि नहीं होता है? जैसे कि मान लीजिए, देखिए कि अभी अगर छोटा बच्चा है उसको बोलिए कि 5 + 6 जोड़िए, तो लिखेगा पहले 5 6 11, हम लोग सीधे कर देंगे 6 5 11, 5 6 11 कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो कुछ माइंड में कैलकुलेशन किया जाता है। और IQ अभी तक लगभग जो आइंस्टीन का हो गया, इसके बाद न्यूटन का हो गया, इस सब का IQ लेवल बहुत ज्यादा था। समझे? इस सब का IQ लेवल बहुत ही ज्यादा था, माइंड में किसी चीज को कैलकुलेशन कर लेते थे, बड़े से बड़े चीजों को। लेकिन बचपन से अल्बर्ट आइंस्टीन को महान नहीं माना जाता था, उतना तेज तर्रार आदमी नहीं थे। और कुछ चीजें थे कि वो कहते थे कि हमको जो चीज याद करने की जरूरत नहीं उसको याद क्यों करें। एक बार ट्रेन में जब जा रहे थे आइंस्टीन साहब, तो ट्रेन का टिकट लिए हुए थे, कहीं जाना होता तो ट्रेन का टिकट लिए हुए थे, तो उन्होंने टिकट पे तो ले लिया कि कहाँ जाना है, लेकिन जब बैठा गाड़ी में आइंस्टीन साहब ने बैठे तो उनका टिकट भुला गया। अब आया टीटी, जब टीटी आया तो टिकट मांग रहा है, तो खोज रहे हैं पूरा टिकट तो मिल ही नहीं रहा है। तो टीटी देखिए, इतना बड़ा जो वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक होता है, उसको पूरा दुनिया में आदमी जानता है, तो उसी इलाका की मतलब गाड़ी उसी देश का होगा तो टीटी कैसे नहीं पहचान रहा होगा। टीटी बोला कोई बात नहीं, हम आपको जानते हैं, आप टिकट लिए होंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सटा दीजिए ना कबाड़ी को, तो आप टिकट लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ रहे हैं आप टिकट लिए होंगे। तो नहीं, हमको ढूंढना जरूरी है,
क्योंकि टिकट नहीं रहेगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमको कहाँ जाना था। समझ में आया? तो ये सब चीज बातों को उनको माइंड में नहीं रहता था हमको। तब भी दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक कहलाए, सबसे बहुत प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक। और इन्होंने जितने सब अपेक्षता का सिद्धांत दिया, कितने का जो थ्योरी पहले से दिया गया था सबके नहस तहस कर दिए, तोड़ ताड़ दिए सब कि नहीं तुम गलती कर रहे हो, मैं देखो क्या कहता हूँ वो सही है। समझ में आया बात? तो इन्होंने आइंस्टीन साहब की बात ये होती, उनको ये भी पता नहीं होता था कि घर हमें जाना है तो कहाँ जाना है, टिकट हम कहाँ के लिए थे। समझ में आया बात? तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती कभी कभी महान व्यक्तियों की। जैसे आप ही देख लो, एडिसन की बात भी सुन लो। एडिसन को कॉलेज से अपना स्कूल से निकाल दिया था बचपन में ही कि तुम्हारा बच्चा बहुत भोंदू है, हमारे पास नहीं पढ़ेगा, है कि नहीं? तो बहुत सारे कुछ ऐसे वैज्ञानिक होते हैं। इसके बाद देखिए अपेक्षता या सापेक्षता, दोनों बात एक ही है। सापेक्षता कहिए या फिर अपेक्षता कहिए। तो सापेक्ष का मतलब क्या? तुलना। सापेक्ष मतलब तुलना। अगर आपसे हम पूछें कि हम गोरे हैं कि काले हैं तो क्या बोलिएगा? हैं? उदासीन। उदासीन है जी। वाह, न गोरे न काले, उदासीन है ना? तो अगर हम आप लोग मान लीजिए कहोगे कि ठीक है सर आप काले हैं, तो हम कहेंगे कि नहीं, देख लो इससे, राकेश से देख लो, मिला लो हमको, तो काले हैं, राकेश से गोरे हैं। लेकिन कहोगे कि नहीं सर आप गोरे हैं, तनी उससे मिला लो हमको, संतोष से मिला लो, संतोष से तो काले हैं, है ना? तो मतलब किसी चीज को बताने के लिए पहले आपको हमको तुलना करना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हैं कि आप तेज हैं कि मूर्ख हैं, आप लंबे हैं कि नाटे हैं, गोरे हैं कि काले हैं। समझ में आया बात? तो यहाँ पे क्या है कि इसमें सापेक्षता मतलब क्या? किसी चीज से तुलना करना। तो इन्होंने बताया सापेक्षता के सिद्धांत में कि दुनिया में कोई भी चीज है वो एक दूसरे के सापेक्ष है। इसके लिए हम एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल दे दें, छोटा सा अगर एग्जाम्पल दे देते हैं, तो कोई अगर गाड़ी में कोई आदमी जा रहा है, किसके साथ जा रहा है? फ्रेंड के साथ, ठीक है? गाड़ी में जब जा रहा है फ्रेंड के साथ, कौन गाड़ी बना दिए जी? अरे नया नया इन्वेंशन अब होगा ना। अभी तो कुछ ठीक बना है गाड़ी, ठीक है? तो दो आदमी अगर इसमें बैठा हुआ है, दो आदमी, तो अगर इस गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है तो ये आदमी एक दूसरे के सापेक्ष क्या होंगे? शून्य वेलोसिटी होगा, गति मतलब एक दूसरे के सापेक्ष रुका हुआ रहेगा। लेकिन कोई अगर यहाँ पे आदमी कोई खड़ा है तब इसको लगेगा कि दोनों आदमियों जा रहा है बहुत तेजी से, गाड़ी बड़ी तेजी से भाग रहा है, लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन आपस में ये दोनों जो आदमी होंगे वो क्या है? वो एक दूसरे के प्रति वेलोसिटी से क्या होगा? शून्य होगा। दोनों साथ में बैठल रहेंगे तो हमेशा साथ में बैठल रहेंगे। समझ में आया? तो ये दोनों के सापेक्ष क्या है? इसका स्पीड क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन बाहर में कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो इसको लगेगा गाड़ी बहुत तेजी से भाग रही है। होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे बताया उन्होंने, आइंस्टीन साहब ने, कि कोई चीज जो होता है एक दूसरे के सापेक्ष होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है। एब्सोल्यूट मतलब क्या? निश्चित। एब्सोल्यूट मतलब निश्चित। सापेक्ष होता है, किसी से तुलना कर सकते हैं। किसी को हम आप लोग किसी को नहीं कह सकते कि आप गोरे हो, उससे भी कोई गोरा हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या है कि इसको हम कह नहीं सकते हैं कि गति में है, ना तो यही नहीं कह सकते कि रुकल है, तो उदासीन कहेंगे। देखो इसके लिए, दोनों के लिए, दोनों क्या है? गति में नहीं है, रुके हुए हैं, लेकिन इसके लिए ये गति में है। समझ में आया? तो इसका मतलब कहा कि उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत में यही चीज बताया कि दुनिया में कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब उसका फिक्स वैल्यू नहीं है, वो सापेक्ष है, हर वस्तु के सापेक्ष है, एक दूसरे के वस्तु के सापेक्ष है। सापेक्षता के सिद्धांत में न्यूटन साहब ने यही बताया था। समझ में आया बात? लेकिन इन्हीं में से एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था माइकेस मोरे। माइकेस मोरे, इसका नाम था क्या? माइकेस मोरे। माइकेस मोरे, मोरे तोरे ना, मोरे। माइकेस मोरे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था
कि जो प्रकाश जो है, लाइट जो है एकदम एब्सोल्यूट है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। इन 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इसका स्पीड इसमें हमेशा रहता ही है। ये भी देख लीजिए कि अगर मान, और इन्होंने बताया कि ये जो है प्रकाश की लाइट से, प्रकाश की गति से कोई भी वस्तु तेजी से गमन नहीं कर सकता है। इन्होंने एक बैरियर बना दिया कि इतना स्पीड से कोई चीज ट्रेवल नहीं कर सकता है, कोई भी चीज। ध्वनि तो बहुत कम स्पीड है इसका। देखो इसको 332 मीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि का। कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। और अगर मीटर सेकंड में इसको बात कर लिया जाए तो 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश के चाल का। तो कितना अंतर दिख रहा है? अरबों खरबों का अंतर है स्पीड में, नहीं अंतर है। तो यहाँ पे ध्वनि तो बहुत कम हुआ ना, 332 मीटर एक सेकंड में जाएगा मात्र। 332 मीटर कितना होगा, हो सकता है स्कूल तक होगा, कॉलेज तक। तो यहाँ से चिल्लाएंगे तो 1 सेकंड में कॉलेज तक आवाज जाएगा। लेकिन प्रकाश क्या होगा, बहुत दूर जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि माइकस मोरे जो थे, उन्होंने बताया कि स्पीड जो होता है लाइट का, उससे ट्रेवल ज्यादा कोई चीज कर नहीं सकता है। तो इन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए उससे ज्यादा नहीं कर सकता है, लेकिन प्रकाश की स्पीड इतना तो ट्रेवल कर सकता है ना कोई चीज। तो मान लिया, उन्होंने बताया कि अगर कोई गाड़ी है, उसका जो स्पीड है 3 लाख किलोमीटर, यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड स्पीड इधर जाना है? अब देखिए, अच्छा सापेक्षता में और एक एग्जांपल दे देते हैं इसमें पहले तब समझाएंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या बोले थे कि यहाँ जो आदमी था, इसके सापेक्ष गाड़ी क्या है, गति में है। ये जो आदमी है, इसके सापेक्ष ये आदमी क्या है, रुका हुआ है ना। लेकिन एक और गाड़ी आ रही है इधर, एक और गाड़ी आ रही है। ये गाड़ी जब आ रही है तो यहाँ पे क्या है, चक्का बना दी है। इसका गति इधर है, इसका गति इधर है। तो अगर ये गाड़ी मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है इधर की ओर, अब ये गाड़ी भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है इधर की ओर, तो इसको कितना स्पीड में इसको लगेगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा ना जी। विपरीत दिशा में गति क्या होता है, जुड़ जाता है। तो देखिए, इस जब आदमी बाहर एगो कोई खड़ा था, तो इसके अनुसार ये गाड़ी था 50 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा था। लेकिन ये दोनों बैठल था, तो इसके अपेक्षा क्या था, गति शून्य था। गति क्या था, शून्य था। लेकिन इधर से जो गाड़ी आ रहा था, उसके अनुसार इसकी गति कितना होगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी कि नहीं। तो देखो, एक ही वस्तु है, अलग आदमी के नजर से अलग अलग है कि नहीं। हर आदमी के, हर वस्तु के सापेक्ष इसका गति जो है अलग अलग है कि नहीं। तो उसके बाद माइकस मोरे बताया था कि स्पीड जो होता है, लाइट के स्पीड से अधिक कोई किसी चीज का स्पीड हो ही नहीं सकता है कि नहीं। तो अगर ये मान लीजिए 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड से ये गाड़ी इधर जा रही है, और कोई आदमी अगर इधर है, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा से बाइक से जा रहा है इधर, तब क्या होगा, इसके सापेक्ष इसका गति क्या होगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। 3 लाख प्लस 50 तो और जुड़ जाएगा ना, तो गति तो उससे भी ज्यादा हो गया, 3 लाख से भी ज्यादा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। जबकि माइकस मोरे ने बताया था कि 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से किसी भी वस्तु का स्पीड बढ़ ही नहीं सकता है, समझे। लेकिन यहाँ तो स्पीड बढ़ गया, क्योंकि जब वस्तु जब इधर को जा रही है, एगो विपरीत दिशा में जा रही है 50 के स्पीड से ही, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना। जब जुड़ेगा तो 3 लाख और प्लस 50, 3,50,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा स्पीड। फिर तो ये भी क्या हो गया, ये भी सिद्धांत गलत हो गया। समझ में आ गया बात। तो यही सापेक्षता का सिद्धांत दिया कि दुनिया में एब्सोल्यूट कोई चीज भी नहीं है, वो सभी किसी न किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष है। किसने बताया था, आइंस्टाइन साहब ने बताया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या चीज, देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव में कुछ नहीं है। जब विद्युत चुंबकीय कोई भी विकिरण जब होता है और वो किसी पदार्थ पे टकराता है, तो टकराने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है।
जब कोई विद्युत चुंबकीय विकिरण मतलब क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, एक्स किरणें हो गए, जितने सारे विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं उसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा ही होता है। सॉरी, घंटा होता है जी, सेकंड होता है ना, हाँ, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो जितने भी विद्युत चुंबकीय विकिरण हो गए, जैसे कि सूर्य के प्रकाश हो गए, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, और गामा किरण है वो भी विद्युत चुंबकीय विकिरण है, एक्स किरण है जिसे हम लोग एक्सरे करवाते हैं बॉडी में, वो भी विद्युत चुंबकीय विकिरण है, और उसका भी स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि उन्होंने बताया कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जब किसी जब विद्युत चुंबकीय विकिरण जब किसी पदार्थ पे पड़ती है या किसी पदार्थ से टकराती है तो उसमें से ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने लगता है, और जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, तभी तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है ना। तो वही बताएं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव उन्होंने दिया था आइंस्टीन साहब ने, और बोला था कि जब भी विद्युत चुंबकीय विकिरण किसी पदार्थ पर टकराती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, सौर सेल नाम सुने हो ना। सौर सेल क्या होता है, छतों पर लगा रखते हैं उसको, वही ना, सोलर को कहते हैं, सोलर प्लेट कहते हैं ना, तो हम इसको बोल सकते हैं सोलर प्लेट। जो सोलर प्लेट होता है वो आप लोग जानते हैं अर्धचालक का बना होता है ना। और अर्धचालक का जो गुण होता है, वो जितने हम लोग उसमें टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे उतना ही उसमें चालकता बढ़ती है, लेकिन सुचालक का क्या गुण है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसको हीट करेंगे तो उसको चालकता घटती है। ठीक है, सुचालक पदार्थ जैसे चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सुचालक पदार्थ को अगर गर्म करेंगे ना तो उसमें चालकता क्या होती है, घटती है, लेकिन अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसमें चालकता बढ़ती है। जब ये जो विकिरण होता है, जो प्रकाश की किरण सोलर प्लेट पर पड़ता है तो क्या होता है, उसमें चालकता बढ़ने लगती है और साथ में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण भी होने लगता है, जिससे हम लोग को विद्युत धारा प्राप्त होता है। समझ में आया बात। तो ये भी इनमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव था। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा अपेक्षिकता का सिद्धांत तथा द्रव तथा ऊर्जा का तुल्यता, ये चीज क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आप लोग इंग्लिश पढ़िए। कल हम लोग रैंटगन के बारे में, एक्स किरणों के बारे में, खोज के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। ठीक है।